नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में कोर्ट मैरिज की, हाँ। जिसे न्यायालय विवाह भी कहते हैं। पूरी प्रक्रिया इसके नियमों और फायदों पर रोशनी डालती है। तो असल में ये है क्या और पारंपरिक शादियों से कितनी अलग है, बिल्कुल। समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है। खास तौर पर वो जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 वाला, उसके तहत। हाँ, विशेष विवाह अधिनियम। हाँ वही, क्या शर्तें हैं, क्या दस्तावेज लगते हैं और क्यों कोई इसे चुनता है। चलिए इस कानूनी रास्ते को थोड़ा करीब से देखते हैं। जरूर। तो सबसे पहले कोर्ट मैरिज असल में है क्या, मतलब एक बेसिक परिभाषा। देखिए, ये विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत होने वाली एक कानूनी शादी है। सबसे अहम बात यह है कि इसमें किसी खास धार्मिक रीति रिवाज को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, मतलब कोई पंडित या मौलवी की जरूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शादी एक सरकारी अधिकारी, जिन्हें मैरिज ऑफिसर कहते हैं, और 3 गवाहों के सामने होती है। और उसमें वो बात भी है ना कि अलग अलग धर्म या जाति वाले भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। अलग अलग धर्म, जाति, यहाँ तक कि अलग अलग देशों के लोग भी, मतलब एक भारतीय नागरिक किसी विदेशी नागरिक से भी इस कानून के तहत शादी कर सकता है। ओके, तो ये तो काफी फ्लेक्सिबल लगता है, लेकिन कुछ शर्तें तो होंगी ना। हाँ हाँ, बिल्कुल, कानून कुछ शर्तें रखता है ताकि शादी पूरी तरह मान्य हो। जैसे एक्ट की धारा 4 में साफ लिखा है। क्या है वो शर्तें? पहली बात तो ये कि शादी के वक्त दोनों में से किसी का पहले से कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब पहली शादी वैलिड ना हो या खत्म हो चुकी हो। हाँ, या तो तलाक हो गया हो या डेथ हो गई हो। दूसरी जरूरी बात, दोनों की मर्जी होनी चाहिए, मतलब फ्री कंसेंट, कोई दबाव नहीं। और दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। और उम्र का भी है। लड़के के लिए कम से कम 21 साल और लड़की के लिए 18 साल। ये तो जरूरी है। ठीक है, और कुछ? एक और है, वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में ना हो, मतलब खून के करीबी रिश्ते जैसे भाई बहन, माँ बेटा, इस तरह के। हालांकि इसमें एक पेंच है। वो क्या? अगर किसी समुदाय के अपने कस्टम्स, मतलब रीति रिवाज, ऐसे किसी रिश्ते में शादी की इजाजत देते हैं, तो फिर ये नियम उन पर लागू नहीं होता। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। तो ये शर्तें हो गई। अब मान लीजिए कोई ये शर्तें पूरी करता है, तो उन्हें किन कागजात की जरूरत पड़ेगी? क्या लिस्ट लंबी है? बहुत लंबी तो नहीं, पर हाँ, कुछ जरूरी दस्तावेज लगते हैं। दोनों को एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र देना होता है। शपथ पत्र, उसमें क्या होता है? उसमें वो बेसिकली ये कंफर्म करते हैं कि वो शादी के योग्य हैं, सारी शर्तें पूरी कर रहे हैं वगैरह। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ देना होता है। आईडी, एड्रेस, एज प्रूफ, ठीक है। हाँ, और अगर किसी का पहले तलाक हुआ है या जीवन साथी की मृत्यु हुई है, तो उसका सर्टिफिकेट, जैसे डाइवोर्स डिक्री या डेथ सर्टिफिकेट, वो भी लगाना पड़ता है। और गवाहों का क्या? आपने कहा 3 गवाह चाहिए। हाँ, 3 गवाह। उन्हें भी अपनी फोटो, आईडी प्रूफ जैसे आधार या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ देना होता है। ये सब रिकॉर्ड में जाता है। ओके, तो दस्तावेज तैयार हो गए। अब एक्चुअल प्रोसेस क्या है, कैसे शुरू करें? प्रोसेस शुरू होता है नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज, यानी शादी के इरादे की सूचना मैरिज ऑफिसर को देने से। ये शादी की तय तारीख से कम 30 डेज पहले देना होता है। 30 डेज पहले? ओके। हाँ। फिर ऑफिसर उस नोटिस को अपने ऑफिस की नोटिस बोर्ड पर लगा देता है। पब्लिक नोटिस होता है ये। पब्लिक नोटिस क्यों? ताकि अगर किसी को उस शादी से कोई कानूनी आपत्ति, मतलब लीगल ऑब्जेक्शन हो, तो वो अगले 30 दिनों के अंदर दर्ज करा सके। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है। अच्छा, तो 30 दिन का वेटिंग पीरियड है एक तरह से। बिल्कुल। अगर कोई आपत्ति नहीं आती या आती भी है पर वो वैलिड नहीं पाई जाती, तो 30 दिन पूरे होने के बाद तब शादी हो सकती है। हाँ, तब दोनों पार्टीज उन 3 गवाहों के साथ ऑफिसर के सामने एक डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करते हैं और बस शादी संपन्न हो जाती है। और मैरिज सर्टिफिकेट वो कब मिलता है? वो तुरंत मिल जाता है। जैसे ही डिक्लेरेशन साइन होता है, ऑफिसर मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर देता है। उसके लिए अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। ये तो बढ़िया है। कम से कम 30 दिन तो लगते ही हैं नोटिस पीरियड की वजह से। अगर कोई आपत्ति आ जाती है और उसकी जांच होती है, तो उसमें और 30 दिन लग सकते हैं। तो कह सकते हैं कि लगभग 30 से 60 दिन का टाइम लग सकता है। समझ गया। तो फायदे तो काफी साफ हैं, कम खर्चा, कानूनी मान्यता पक्की। और क्या फायदे गिना सकती हैं आप? सबसे बड़ा फायदा तो इसकी कानूनी मान्यता ही है। ये सर्टिफिकेट हर जगह काम आता है। पासपोर्ट, वीजा, प्रॉपर्टी, उत्तराधिकार, सब जगह। ये दोनों पार्टीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है।
सही है। प्रक्रिया भी काफी सीधी है, खासकर उन लोगों के लिए जो पारंपरिक शादियों के तामझाम और भारी खर्च से बचना चाहते हैं। हाँ, वो तो है। और मैरिज ऑफिसर की मौजूदगी ये पक्का करती है कि शादी बिना किसी दबाव के दोनों की पूरी मर्जी से हो रही है। हाँ, ये तो फायदे हुए। लेकिन क्या इसमें कुछ मुश्किलें या चुनौतियां भी हैं? मतलब सब कुछ इतना आसान तो नहीं होगा? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल मुद्दे हैं, जैसे ये 30 दिन का अनिवार्य नोटिस पीरियड। ये पारदर्शिता के लिए अच्छा है, पर कई बार उन कपल्स के लिए मुश्किल हो जाता है जिन्हें शायद परिवार या समाज से विरोध का डर हो। हाँ, वो पब्लिक नोटिस वाली बात। बिल्कुल। और कोई भी आपत्ति दर्ज करा सकता है, भले ही वो बाद में खारिज हो जाए, लेकिन उससे प्रक्रिया में देरी तो हो ही जाती है। हाँ, मतलब कोई भी बेवजह परेशान कर सकता है। हाँ, इसकी संभावना रहती है। एक और चीज, आपको नोटिस उसी रजिस्ट्रार ऑफिस में देना होता है जिसके इलाके में कम से कम एक पार्टनर पिछले 30 दिनों से रह रहा हो। ये भी कभी-कभी दिक्कत देता है। अच्छा, और क्या राज्यों के हिसाब से नियम अलग होते हैं? आपने विदेशियों से शादी का भी जिक्र किया था। हाँ, थोड़े बहुत फर्क हो सकते हैं, जैसे कुछ राज्यों में फीस अलग हो सकती है या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग लें। जम्मू कश्मीर में, जैसे मैंने बताया, दोनों का भारतीय होना जरूरी है कोर्ट मैरिज के लिए। उत्तर प्रदेश में भी कुछ अपने नियम हैं। और विदेशी नागरिक से शादी? हाँ, अगर कोई भारतीय किसी विदेशी से शादी कर रहा है तो उस विदेशी नागरिक को शादी से पहले कम से कम 30 दिन भारत में रहना होता है और उन्हें अपने देश की एम्बेसी से एक एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट लाना होता है। ओके, ताकि ये पता चले कि वो अपने देश के कानून के हिसाब से भी शादी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर देखें, कोर्ट मैरिज भारत में कानूनी, सेक्युलर और काफी हद तक सीधी प्रक्रिया है जो स्पेशल मैरिज एक्ट से चलती है। ये कानूनी सुरक्षा देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है, लेकिन इसमें कुछ तयशुदा जरूरतें और इंतजार का समय भी है। हाँ, बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है कि ये प्रक्रिया जो है वो व्यक्तिगत आज़ादी और कानूनी ढांचे के बीच कैसे एक संतुलन बनाती है, खासकर भारत जैसे विविधता वाले समाज में। और ये बदलते हुए सामाजिक मूल्यों के बारे में क्या संकेत देती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिस पे सोचा जा सकता है।